वही किसी मित्र ने कुछ सवाल पूछे हैं। एक सवाल तो ये है अ, उनके शब्द अलग हैं लेकिन अर्थ कुछ-कुछ ऐसा है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अभी जिस जगह हैं, तो वहाँ कैसे पहुँचे? कौन-सी साधना ने आपकी मदद की? और हर कोई क्यों नहीं इस रास्ते पर आगे बढ़ पाता? ये जो भी जिसकी अवस्था है, मान लीजिए कि हम किसी को देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं लगती उसको ज़िंदगी में, शांत है और एनर्जेटिक भी है और लोग तो दुखी हैं बहुत ज़्यादा, साधक होते हुए भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि कई साल की साधना हो गई और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला। तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि आप अपना अनुभव बताइए, वो कौन-सी साधना थी जिसने आपकी मदद की यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि ये जो भी आध्यात्मिक प्रगति है, जहाँ भी इंसान पहुँच सकता है, ये तो हर एक के अंदर होगा। ये क्षमता तो हर एक के अंदर है, तो हर एक उस तरफ जाता क्यों नहीं है? और हर एक को ऐसी स्थिति क्यों नहीं प्राप्त होती कि कोई द्वंद्व न रहे, कोई प्रॉब्लम न रहे ज़िंदगी में। एक उन्होंने इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछा है कि भई आप का जो आपके जो दोस्त रहे होंगे और परिवार और रिश्तेदार, तो इनसे तो आपके विचार मिलते नहीं होंगे, तो इनसे तो आपको क्या झगड़ा करना पड़ा इनसे या कि इनको छोड़ के चले गए? ये तो उनका दूसरा सवाल है। तो भई मैं कहाँ पहुँचा अब ये तो मेरे को नहीं पता। इतना मैं कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे मालूम है मृत्यु आएगी, तो उसका कोई डर भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। तो शायद डर इसलिए लगता है कि हम पकड़ के रखना चाहते हैं। इस ज़िंदगी में जिन-जिन चीज़ों से हमारा थोड़ा अटैचमेंट होता है, वो छूट जाएगा। तो उसके छूट जाने का जो डर है, जो दुःख है, उसके कारण शायद मृत्यु से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरा अटैचमेंट तो किसी से है नहीं अभी, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि जो छिन जाएगा। शरीर चाहिए अभी। इसको अगर आप ये कुछ भी कह लो, ये भी एक प्रकार की वासना हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे अभी कुछ साल ये शरीर चाहिए साधना के लिए, ये भोग-विलास के लिए नहीं। तो कौन-सी साधना थी जिसने मेरी मदद की? क्योंकि अ, ये स्थिति मेरी बचपन में भी नहीं थी, क्योंकि बचपन में भी मैं बहुत उदास रहता था। पता नहीं क्यों? खोया-खोया सा, जैसे कि किसी दूसरी दुनिया में मेरे को फेंक दिया गया हो। फिर स्कूल शुरू हुआ, तो वो और भी ज़्यादा उदास। रोज़ मेरी ज़िंदगी में उदासी थी। जितनी देर स्कूल चला, अ, पहले छोटी कक्षा वाला जो गाँव से जाते थे, रोज़ मेरे लिए वैसे ही था जैसे कि आप किसी टॉर्चर चैम्बर में जा रहे हैं। ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ 4-5 घंटे सताया जाना है और आप बाध्य हैं जाने के लिए। अ, उसी तरीके से कॉलेज में भी ऐसा रहा, फिर मैं बीमार रहा। बीमारी के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब मैं ठीक हो गया। हॉस्पिटलाइज़्ड रहा,
दवाइयाँ चली, फिर 3 महीना लोग इंतज़ार करते रहे, मेरे मतलब रिश्तेदार, मेरे क्लोज़, मेरे मरने का, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि ये ठीक नहीं हो सकता। तो और मेरा फ़ेथ भी ख़त्म हो गया था, मैं निहिलिस्ट टाइप का हो गया था। फिर फ़ेथ वापस आया और उसी के दौरान मुझे बहुत बढ़िया एक वैद्य मिले और मेरी आशा और उत्साह दोबारा से वापस आया, मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। वो टर्निंग पॉइंट था बहुत बड़ा। डिप्रेशन के दौर फिर भी आए, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशंस आई, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जब मैं लेक्चरर बना कॉलेज में, 2 अलग-अलग कॉलेजेस में मैंने लेक्चरशिप की, वो सारा मेरे लिए पेनफुल ही था। पेनफुल था, हालाँकि मैं कोप कर ले रहा था उससे, लेकिन वो भी ऐसा था कि बहुत मीनिंगलेस, बहुत ज़्यादा ऊर्जा नष्ट करने वाली कोई चीज़ है और जिसमें मैं रोज़ शामिल हूँ, नहीं रहना चाहता। तो फिर दूसरा शिफ्ट आया, जिससे मैं ज़रा और आज़ाद हुआ, वो था जब मैं शांति निकेतन चला गया। अभी तक मुझे ये किसी साधना का पता नहीं था और जब मैं एमए में था, मतलब 80s की बात है, 3 साल मुझे कुछ पैरानॉर्मल कह लीजिए, ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। लेकिन उन एक्सपीरियंसेस का क्या योगदान था कि नहीं था मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये किसी से ये मदद नहीं मिली, ये समझने में कि ये कोई आध्यात्मिक अनुभव है। उन अनुभवों में होता क्या था, कोई छोटे कोई बड़े, शायद जो सबसे बड़ा अनुभव हुआ, वो हो सकता है आधे घंटे का हुआ हो या इससे ज़रा ज़्यादा हुआ हो, काफ़ी लंबा चला हो, लेकिन समय बताना मुश्किल है। उसमें जिसको आउट ऑफ बॉडी कहते हैं कि आप किसी और जगह चले गए थे और आपका शरीर मतलब यहाँ जैसे गायब हो गया था, और वो जिन जिन को पता है आउट ऑफ बॉडी का, और लोग कहते हैं ना वो सपना हुआ होगा आपको, आपने कल्पना की होगी, लेकिन जिसको ये अनुभव हो चुका है उनको मालूम है कि वो सब सपना हमको पता है और कल्पना भी पता है, वो एकदम सच होता है, एकदम सच, 100%। क्योंकि उसको आप बोलो कि वो कल्पना थी, तो तब ये जो हमारा एक्सपीरियंस है इस दुनिया का, ये तो तब डबल कल्पना है, ऐसा लगता है उस समय। और तो एक मेरा अनुभव ये था कि ह्यूमन मेमोरी कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाती थी, और जो सबसे डीप वाला जो हुआ तो वो बहुत देर तक ख़त्म रही। ह्यूमन मेमोरी का मेरा मतलब है, एक तो भाषा नहीं, ये कौन है, ये नहीं, ये सब ड्रॉप हो गया। इस ज़िंदगी की जितनी यादें हैं वो ड्रॉप हो गई। मनुष्य अ, से रिलेटेड जितने अनुभव हैं वो भी ड्रॉप हो गया। कहने का मतलब जैसे ये कमरा है, अब मैं ये तो भूल सकता हूँ कि ये मेरा कमरा है या एक ऐसा कमरा है, लेकिन कम से कम ये कॉन्सेप्ट कि ये कमरा है और ये दीवारें हैं और इसके अंदर इंसान सो सकता है, काम कर सकता है, इसलिए ये बना है, ये कॉन्सेप्ट भी मेरा ख़त्म हो जाता था उन पलों में। तो ह्यूमन मेमोरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना केवल याद, बल्कि इंसान ने जो चीज़ें बनाई, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो भी ख़त्म। लेकिन पेड़ फ़ैमिलियर लगते थे और आकाश फ़ैमिलियर लगता था, तारे फ़ैमिलियर लगते थे, जो प्रकृति है। तो वहाँ मतलब मेरा दिमाग पहुँच जाता था। समझ लो कि कई हज़ार साल पहले। अब लेकिन वो कोई दिव्य अनुभव है, वो डिसऑर्डर है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें फ़ीलिंग कुछ और प्रकार की थी। डर नहीं था दूर-दूर तक, और उसमें एक शांति की फ़ीलिंग थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय ख़त्म हो गया, इसकी इसकी पूरी डेफ़िनिशन ख़त्म हो गई।
और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक्सपैंडेड अवेयरनेस, मतलब मैं हज़ारों, हज़ारों, हज़ारों किलोमीटर सब तरफ हूँ, यहीं तक सीमित नहीं, ऐसी फीलिंग। उसी तरह टाइम में, जैसे कि मैं पता नहीं कब से कब तक हूँ, हज़ारों, हज़ारों साल इधर से उधर तक। तो ये एक्सपीरियंसेस हुए जो कि बहुत शैटरिंग थे। तो उससे पहले भी काफ़ी हद तक था ये, लेकिन उसके बाद तो ये बिल्कुल ही नाटक हो गया। मैं समझ गया कि ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, अ, ये बस कुछ समय के लिए है। ये ऐसा एक्सपीरियंस हमारा ये जो मन कर रहा है, ये एक लेवल है और इसके पता नहीं और कौन-कौन से लेवल हैं, ये कहाँ-कहाँ जा सकता है। तो लेकिन साधना का पता नहीं था और ना मेरी ये कोशिश रहती थी कि ये दोबारा आना चाहिए, क्योंकि मैं उससे डील करने में मुश्किल आती थी। मुश्किल क्या आती थी कि मान लीजिए मैं भूल गया सब कुछ, कुछ पलों के लिए। अब अभी कोई मुझे मिलने आने वाला है, तो होगी ना गड़बड़, क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब भाषा भाषा चलो आ गई याद, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्या बोलूँ? तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि भाषा है, मेमोरीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने देखा कि मैं, मतलब ये वाली भाषा तो है, मैं बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई, पास्ट ख़त्म हो गया। अब कोई बहुत जिगरी दोस्त है, ऐसा हुआ एक बार। मैंने अपनी लाइफ़ स्टोरी में ये अनुभव शेयर किए हैं। तो उस दौर से भी मैं गुज़रा और 3 साल तक वो एक्सपीरियंसेस रहे मुझे। उसके बाद मैं बहुत सजग हो गया कि ये किस प्रकार की मेमोरी मेरी रहती है, किस प्रकार की चली जाती है, अभी भी होता है। जैसे किसी इंसान का नाम मैं भूल जाता हूँ और ये कहाँ मिला था, ये भी भूल जाता हूँ। लेकिन मैंने कोई चीज़ पढ़ी, कोई पोइट्री है, कोई मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, वो मुझे याद रह जाती है। कोई गाना है, वो मुझे याद रह जाता है। तो जब से मुझे ये पता चला ना विपस्सना मेडिटेशन, विपस्सना से केवल मुझे अभी तक ये मदद मिली कि जानबूझकर आप थोड़ा-सा अपने को ठीक कर सकते हो। मतलब मन विचलित है और आप डरे हुए हैं, आप इनसिक्योर हैं, तो बैठ जाओ और इसको देखना शुरू कर दो बॉडी माइंड को, और धीरे 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 सब शांत हो जाता है। ये मुझे हेल्प मिली इससे, विपस्सना मेडिटेशन से। लेकिन इससे मुझे कोई वो डीप एक्सपीरियंसेस उस प्रकार के नहीं हुए। हाँ, कुछ देर के लिए सन्नाटा हो जाता है, कुछ देर के लिए ऐसा हो जाता है जैसे मैं ध्यान में बैठा हूँ और कुछ मैं दूसरे स्पेस में चला गया था, मतलब जहाँ की कुछ नहीं, शून्य कह लो। और वो पता तब चलता है जब आप उससे बाहर आ जाते हो। अब अचानक मैं उससे बाहर आ गया, तो अब सवाल आने शुरू हो गए, मैं अकेला हूँ कि यहाँ टीचर्स तो नहीं बैठे हुए, क्योंकि हम जॉइंट सिटिंग भी करते हैं ना। सुबह नहीं करते आजकल 4 से 5, वो क्योंकि मेरा शेड्यूल ज़रा गड़बड़ हो गया, लेकिन शाम को करते हैं 8 से 9। तो अब अगर लोग भी बैठे हैं तो मेरी ये ज़िम्मेदारी होती है कि भई 1 घंटा अगर हो गया, अब सब लोग नहीं बैठ पाते ज़्यादा, 1 ही घंटा भी मुश्किल, तो मतलब समापन करना है उसका। तो पहले मैं अपने को पूछता हूँ, हैं लोग कि नहीं हैं? तो बहुत बार ऐसा होता है कि याद नहीं आती, कौन-सा टाइम है ये? क्योंकि मैं दिन में भी बैठ जाता हूँ बहुत बार ध्यान में। तो ये दिन का समय है कि शाम का समय है, कौन-सा समय है? वो भी भूल जाता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ, यार यहाँ लोग बैठे होंगे, शाम का समय होगा, अब टाइम देख ले। और मैं आँखें खोलता हूँ तो यहाँ लाइट होती है, मतलब सूरज की रोशनी, खिड़की खुली है और कोई भी नहीं है। अरे! अच्छा ये तो दिन का समय है, तब मैं हँसता हूँ। ये तो अभी भी हो जाता है।
और थोड़ी देर के लिए ये भी हो जाता है, कोई मिलने वाला आ गया तो बड़ी देर तक याद नहीं आती। तो तब मैं ऐसे-ऐसे सवाल पूछता हूँ जिससे क्लू मिले। जैसे अभी 2 साल पहले कोई आए, अब बहुत क्लोज़ थे, बहुत बार मिल चुके थे। तो उसकी शक्ल देख के तो लगा कि ये आदमी तो है। और भाई साहब क्या हाल है? कि बस अंकल जी ठीक है। और 30-32 साल का था। तो और कहाँ हो आजकल? तो अगर कभी-कभी वो भी ऐसे गोलमोल जवाब देने लगते हैं कि वहीं हूँ। वहीं हूँ से तो पता नहीं चलेगा ना, तब और सवाल पूछने पड़ते हैं कि और और सुनाओ? तो वो कुछ ना कुछ जैसे कि नहीं ऐसे ही छुट्टी आया था, मम्मी की तबीयत खराब है। कि अच्छा, मम्मी अभी अ, आप कहाँ हैं मम्मी? नहीं, पहले मेरे साथ थी ना, अब तो यहीं रहती है। अच्छा, तो काफ़ी देर में कभी-कभी आधा घंटा लग जाता है, तब मुझे ख्याल आता है। कभी-कभी वो चला जाता है, मतलब निभ गया, उसको नहीं मैंने पता चलने दिया कि मैं भूल गया, तब मैं किसी और को पूछता हूँ, यार ये कौन था? तो ऐसा भी हो जाता है। और तो यार कुछ तो बचपन से था, जिसको कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकली फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे आज़ाद रहना बहुत पसंद था। पैसे की गुलामी, पद की गुलामी, जिसमें दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़े, वो मेरे को गुलामी लगती थी। जैसे लोग वाह-वाह बोलें, वो मुझे गुलामी लगती थी। लोग चाहिए अब आपको, वो वाह-वाह बोलेंगे तब आपकी परिभाषा अच्छी होगी। तो नहीं, मेरी जो परिभाषा है, वो मेरे ही कारण, उसमें मैं ये इसको योगदान नहीं मानता। अब कोई चीज़ अच्छी है, लोगों को अच्छी लगी, मान लीजिए कि मेरा कोई गीत अच्छा लग गया, बच्चे गाते हैं, सब बोलते हैं कि क्या बात है आनंद जी, बहुत बढ़िया। तो वो अच्छा इसलिए लगता है कि अच्छा इसकी क्वालिटी, इस गीत में क्वालिटी है, अच्छी बात है। और ये लोग, इन लोगों को भी कुछ इससे कुछ मिला, कुछ खुशी मिली, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आनंद द्विवेदी ये अच्छा इंसान बन गया क्योंकि ये बोल रहे हैं, ये मेरा पता नहीं, शायद था ही नहीं कभी। अब पहले ऐसा होता था, किसी ऐसी जगह फँस गए कि कोई बिल्कुल घास नहीं डाल रहा, सब आपको यूँ सोच रहे हैं कि एकदम बुद्धू है वगैरह-वगैरह। तो थोड़ा प्रूव करने की इच्छा होती थी कि भई ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ हूँ। लेकिन वो शायद अपनी सुरक्षा के लिए कि जब तक उन लोगों के साथ हो अ, थोड़ा बैलेंस तो बनना चाहिए। लेकिन वो फिर ड्रॉप हो गया था काफ़ी टाइम पहले। तो अब कोई मुझे पूछे क्या तेरी डिज़ायर है, वर्ल्डली डिज़ायर, अब मृत्यु नज़दीक है, तो कोई ऐसी इच्छा है कि आपको लगे कि भई वो रह गया? कुछ नहीं है। अभी जो स्कूल है इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं लोग, जैसा भी है अप डाउन चलता रहता है, लेकिन कुछ नया तो है इसमें। तो वो मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। इन बच्चों के लिए तो अच्छा ही है। यहाँ जितने टीचर्स हैं उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं साधना कर पा रहा हूँ उसके कारण। लेकिन ये रहना ही चाहिए, इस पर डिपेंड हो जाओ, ये मेरा नहीं है। स्कूल बंद हो जाए तो हो जाए। ये लोग बहुत डरते हैं। कभी-कभी जैसे कोई ऐसा टाइम आ गया क्राइसिस का, अभी तो नहीं पर कुछ साल पहले तक ऐसा होता था। क्या होगा? मैं बोलता हूँ, "अरे बंद हो जाएगा, एक दिन हम भी ये शरीर भी तो चला जाएगा। कुछ नहीं है परमानेंट, सब डांस है, इसको एन्जॉय करो।" लेकिन जब तक चल रहा है तो इसमें कुछ चमत्कार करो और आशाएँ चलता रहेगा। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, सब ठीक है, स्कूल रहे ना रहे। तो भई कुछ नहीं चाहिए। ये कैसे हो गया? अब ये भई मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन कुछ-कुछ पहले से भी था। जैसे मैं क्लास में लगभग हमेशा फर्स्ट आता था, जब तक मैं 8th में था।
लेकिन टीचर गुरुजी बोलते थे, हाँ भाई, कौन सोचता है कि मैं फर्स्ट आया। मैं छुपने की कोशिश करता था। मुझे कुछ उसमें कुछ भद्दापन नज़र आता था कि मैं बोलूँ कि मैं आया, क्योंकि इन चीज़ों में कोई वैल्यू ही नहीं थी मेरे लिए। ये फर्स्ट आना, ज़्यादा नंबर आना, उसी तरीके से नौकरी लग जाना, ये ज़्यादा पैसे मिलना। अब मैं पैसे का दुश्मन नहीं हूँ, पैसे तो चाहिए। पैसे चाहिए मतलब दुकान के लिए, वैसे तो किसी काम का नहीं पैसा। लेकिन अब दुकानदार, अब आलू खरीदने आप जाओगे, पैसा तो देना पड़ेगा। अगर ऐसा ऐसा सिस्टम होता कि भाई ले आओ जो चीज़ जहाँ है, दुकानें हैं, और ऐसी दुनिया होती जिसको जो चाहिए वो ले आओ। जिसने दुकान खोली वो सेवा के लिए खोली, ताकि वो लोगों को उसको भी कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। ऐसा होता तो तब पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है, तो वो एक ज़रिया है। तो लेकिन अपने आप में उसकी भी वैल्यू नहीं है। जिसको लोग मोक्ष कहते हैं, भाई मुझे वो अट्रैक्ट करता नहीं कि ये मोक्ष की प्राप्ति करनी है इसलिए ध्यान कर रहे हैं। मुझे तो कुछ उसका लालच है नहीं, मोक्ष का या एनलाइटनमेंट चाहिए। अब मैं बेहतर होता जाऊं, तो बेहतरी का मेरी जो परिभाषा है वो ये है, मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। जिन जिन परिस्थितियों में मुझे गुस्सा आता है, थोड़ी इनसिक्योरिटी आती है, थोड़ा डर आता है, साइकोलॉजिकल डर, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा ब्रेन, वैसे तो ब्रेन तो केवल रिसीवर है ना, लेकिन जो भी है, अब एस्ट्रल बॉडी में बोलूँगा, बहुत लोग बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहे हो, पर मतलब मेरे अंदर ऐसी शक्ति बढ़ती रहे कि ये नेगेटिव इमोशंस ना आए, मेरे अंदर उत्साह हो, मेरे अंदर प्रेम ज़्यादा बढ़े, कंपैशन ज़्यादा बढ़े। ये तो इच्छा होती है। लेकिन मैं कहीं उसमें समा जाऊँ, किसी ऐसे एनर्जी फील्ड में मृत्यु के बाद, कि फिर वापस जन्म न लेना पड़े। भाई मैं तो जन्म लेना चाहता हूँ ताकि मैं औरों की मदद कर सकूँ। अभी अपनी भी साधना पूरी हुई नहीं, अभी जितना बचा हुआ टाइम है इसमें करेंगे साधना। लेकिन खुद भी साधना करनी है, दूसरों की भी मदद करनी है, मुझे उसमें अच्छा लगता है। और वो ब्लिस में कब तक रहना है कि ये परमानंद ब्रह्मानंद, ठीक है थोड़ी देर के लिए, कितनी देर, अब 1 घंटा 2 घंटा 1-2 दिन रह लेंगे वहाँ। उसके बाद मैं तो बोलूँगा भाई मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ क्रिएटिविटी भी चाहिए। अ, अभी ऐसा है, मरने के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। दूसरा ये जो आप बोल रहे हो कैसी साधना, तो भाई किसी देवता की, किसी परमात्मा की, मैं तो कोई वो करता नहीं, कोई पूजा नहीं करता, कोई अनुष्ठान नहीं करता। किसने बनाया ये ब्रह्मांड, मैं डिस्कस तो कर लेता हूँ। लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा ये विचार है, लेकिन एक्चुअली क्या है कौन जाने, जब पता चलना होगा चल जाएगा। मेरा ये मानना है, ये जो शुद्धिकरण, अब कुछ लोग बोलते हैं कि कब तक शुद्धिकरण, भाई जब तक आपका बर्तन एकदम साफ नहीं हो जाता। शुद्धिकरण का मतलब न्यूरोलॉजी की भाषा में ये है कि आपका ब्रेन जब तक एकदम से व्यवस्थित नहीं हो जाता। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे ऑर्डर्ड, व्यवस्थित, ब्रेन व्यवस्थित नहीं हो जाता। और वो कब होगा, ये अच्छी एनर्जी से, जो ध्यान से प्राप्त होती है, क्रिएटिविटी से प्राप्त होती है, सेवा से, कंपैशन से। तो उस एनर्जी को जुटाते जाएंगे, वो अपने हाथ में है। क्योंकि ये किसी इल्यूशन के पीछे भागना ना, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं एनलाइटनमेंट, उनको कुछ नहीं पता। क्या क्या है भाई एनलाइटनमेंट, आपको कैसे पता? तो बोलते हैं जैसे बुद्ध थे। भाई बुद्ध कैसे थे आपको क्या पता? अब कहीं पढ़ा होगा ना आपने, अब क्या भरोसा कि जो पढ़ा वो सही है, कि जैसे हमारी धर्म पुस्तक में है उसमें है उसमें है। भाई वो सब इंसान ने लिखे, और वो 100% सच है कौन जाने। तो मिस्ट्री है
बहुत प्रकार की शक्तियाँ हो सकती हैं, बहुत प्रकार के जगत हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडी माइंड है, ये कुदरत ने एकदम कंप्लीट बनाया है। किसी की पूजा करने की, किसी तीर्थ जाने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, और सबका निवास यहीं है। वो परमात्मा है, वो परमानंद है, वो ब्लिस की फीलिंग है, देवी-देवता हैं, जितने प्रकार की शक्तियाँ हैं, सब यहाँ आपके शरीर में, आपके बॉडी माइंड में सारे के सारे यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं, और उनकी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो आप ही हैं एक तरीके से। आप ही उन उनसे ही मिलकर आप बने हैं एक तरीके से। जो फैब्रिक है रियलिटी का, उसका जो ताना-बाना है, उसमें जो तार हैं, वो वही है। दिव्य शक्तियाँ कह लो, इधर से अ, मैटर से कुछ आया, और उधर से ये दिव्य शक्तियाँ हैं, और उनके ताने-बाने से ये बना है। इसमें सब कुछ है, और इसमें आज़ादी है फिर, कि कुछ ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से माला-माल हो, और इससे बड़ी दौलत कहीं है नहीं। तो इच्छा कहाँ से आएगी तब कुछ प्राप्त करने की? तो मेरे ख्याल से दूसरा सवाल आपका था कि क्या आपने झगड़ा किया, किसी से आपकी बनती नहीं थी? झगड़ा करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं तो दूर ही था ना। भई 8th तक मैं गाँव में था। उसके बाद मैं हॉस्टल्स में रहा, किराए के कमरों में रहा, तो मैं तो दूर ही रहता था। तो किसी से कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ नहीं। अब कहीं कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत हुआ भी होगा, तो उसमें मेरा वही कॉन्फ्लिक्ट हुआ कुछ-कुछ जगह। जैसे जहाँ-जहाँ मैंने जॉब्स किए कुछ-कुछ टाइम के लिए किसी-किसी कारण से, तो वहाँ जो अथॉरिटीज़ होती थी, वहाँ का जो सिस्टम था, तो वो मेरे अनुकूल होता नहीं था ज़्यादातर, तो वहाँ से मैं चला जाता था। झगड़ा करने में मुझे टाइम वेस्ट लगता था, या किसी को समझाने में, तो नहीं समझेगा ये। मैं ये अभी भी करता हूँ। ये लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, कोई डिसएग्री करते हैं, तो मैं देख लेता हूँ ये किस तरीके का है। इसको कुछ मैं लिखूँ कि ना लिखूँ? बहुत बार मैं कुछ नहीं लिखता, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ ये नहीं समझेगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करें उस पे? हमें, क्योंकि वो समझेगा नहीं तो और लिखेगा फिर कि नहीं ये नहीं ये। बहुत बार मैं ऐसा शो करता हूँ कि हाँ जी, मैं एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि वो बोल के कुछ फ़ायदा नहीं। वही मैंने किया, जहाँ-जहाँ मैं रहा, अच्छा नहीं लगा तो निकल गया वहाँ से। और ये कुछ कमेंट था 3-4 दिन पहले किसी का, कि अकेले-अकेले में तो आसान है, अगर आप परिवार के साथ रहते तब साधना करते, तो तब कोई बात होती। अब ये तो भई आपकी कल्पना है। मैं बोलता कि आप अ, इंसान नहीं, आप ये कोई देवी होती। भई जो आप हैं और जैसे जिए, वो तो वैसे ही रहा ना, अब बोल के क्या फ़ायदा? ये नहीं जी ये होता, और आप जानते भी नहीं मेरे बारे में। भई ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वीडियोज़ में, तो 1% भी नहीं है ज़िंदगी का। बाकी पता नहीं कितनी बातें हैं जो आप बोल ही नहीं सकते, और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप दूसरे इंसान की परिस्थितियों में आप अंदाज़ लगा सकते हैं केवल, उन परिस्थितियों में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ये इसके बेसिस पे कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। तो वही मैंने झगड़ा तो किसी से नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं अपना रास्ता निकाल लेता था बस। ये स्कूल क्यों शुरू किया? कुछ लोग ये भी बोलते हैं। स्कूल भाई इसलिए कि अ, एक तो नहीं तो कोई साधना कौन करने देगा? भई अगर ये
मान लीजिए कि ऐसा आश्रम टाइप का होता कि भाई मैं यहाँ केवल ध्यान के लिए हूँ और कुछ नहीं करता, तो तब ध्यान करना मुश्किल हो जाता। तो थोड़ा-सा कोई लक्ष्मण रेखा कि किसी को पता ना चले। देखो गुफ़ा में क्यों जाते थे लोग पहले? कि किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ इतने साल तक अब ये तो चैनल जब से शुरू हुआ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग आ भी जा रहे हैं। मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस तो लगी शुरू में। फिर मैंने देखा लोगों को हेल्प मिल रही है तो कोई बात नहीं, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा लोगों के लिए भी। मतलब ये ईमेल है, कमेंट्स हैं, इसके अलावा जो लोग विज़िट करते हैं, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले किसी को पता ही नहीं था और वो इसलिए कि स्कूल था। अब स्कूल है, जो भी आएगा यहाँ स्कूल के लिए आएगा। कोई ज़्यादा ताक-झाँक करता था, उसको पता चल जाता था कि ये ध्यान भी करते हैं। अगर वो उस लाइन का है, तो तब और पूछता था कि भई मैं भी शामिल हो सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर को पता भी नहीं चलता था। मतलब स्कूल भी आ गए, सब इंटरैक्शन भी हो गया, फिर भी उनको पता नहीं चलता था। तो ये मतलब प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी था। हालाँकि ये सोच-विचार करके नहीं किया गया, ये अपने आप ही हुआ। लेकिन मैं रह गया यहाँ क्योंकि मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया इस मामले में। दूसरी डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होती रही, लेकिन वो अलग प्रकार की थी। अ, मतलब प्रॉब्लम्स, लेकिन वो ऐसी वाली नहीं थी। तो मेरा ये वाला नहीं है कि जी दुनिया बदलनी है हमको शिक्षा के थ्रू या ध्यान के थ्रू। दुनिया पता नहीं अपनी स्पीड से बदलेगी। हम तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बच्चों की थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। हमने देखा कि बच्चों की ज़िंदगी में इसका असर हो रहा है। वो पता चला जब बच्चे यहाँ से जो निकल गए करीब 20 साल पहले, अब जिनकी उम्र हो गई 30 से ऊपर और शादीशुदा हैं, अच्छे-अच्छे जॉब्स में हैं। अब वो जब बोलते हैं कि क्या योगदान रहा इन इन 8 सालों का जो केजी से 8 तक यहीं पढ़ा, तो उससे लगा कि ये हेल्पफुल भी है। और मेरे लिए एक और चीज़ थी कि क्रिएटिविटी ऐसी जगह थी जहाँ हर प्रकार की क्रिएटिविटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो डांस है, ड्रामा है, आपका ये संगीत है, अ, और कला है, तो ये सब चीज़ें एक साथ कर सकते हो आप। ये अकेली जगह है जहाँ आप खुद नाटक कर सकते हो, डांस कर सकते हो, गा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हो, बच्चों के साथ तरह-तरह की चीज़ें डिस्कस कर सकते हो और ध्यान कर सकते हो, कला कर सकते हो, एक ही जगह। और वो सब उसका हिस्सा है, पढ़ाई का। तो विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्य-मुख्य आपके सवालों के जवाब शायद इसमें आ गए होंगे। नमस्कार।